बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस यानी जिसको हम कानून शहादत कहते हैं वो हमारा चल रहा है और इसमें आज हमारा 10वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 24, 25 और 26 पढ़ेंगे और सेक्शन 24 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम इररेलेवेंट यानी कि जब हमारे फैक्ट्स होते हैं नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, यानी कि पहले एक चीज़ यहाँ पे हो रही है और इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लेटर ऑन एक सी जगह पे कोई एक इंसिडेंट होता है और दोनों ये उधर ज्वाइन कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सही है, यानी कि पहले इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए और बी है, इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं, लेकिन सी मामले में ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, कि अगर ए और बी को देखा जाए तो इनका आपस में कोई गठजोड़ नहीं, सी को देखा जाए तो वो आपस में इनको कनेक्ट कर रहा है, तो बिकम रेलिवेंट। लेटर ऑन ये आखिरी स्टेज पे रेलिवेंट हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह का मामला हो तो इनका कनेक्शन साबित करना लाजमी है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट और रेलिवेंट कि पहले रेलिवेंट जो नहीं होते बाद में उनका रिलेशनशिप बन जाता है। इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि उनका अगर देखा जाए असल इशू के साथ कोई हिस्सा नहीं होता है। पहला हिस्सा तो ये हो गया कि यानी कि एक इंसिडेंट हुआ सी जगह पे, लेकिन उसका ए और बी का कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है। इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी टेसिट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, कि उनका असल वाक़े के साथ होना समटाइम इम्प्रोबेबल भी है, लेकिन यानी कि प्रोबेबल भी है और इम्प्रोबेबल भी है, लेकिन रिलेशनशिप बाद में अगर साबित हो जाता है तो फिर रेलिवेंट हो जाएगा, अदरवाइज इररेलेवेंट है ए और बी। अब इलिस्ट्रेशन इसकी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम एट पेशावर ऑन सर्टन डे, कि ए है और पेशावर में कोई मसला हुआ है, कोई फायरिंग हुई या जैसा भी हुआ। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, कि ए का उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, पेशावर में जो फायरिंग हुई थी या उस पर कोई मर्डर हुआ था, उस फायरिंग से ये कत्ल हुआ था ऑन अ सर्टन डे। हम अज्यूम कर लेते हैं जी 30 जून 2022 को कोई यहाँ पे फायरिंग हुई थी और ए के ऊपर एलिगेशन आ जाता है कि जी आप इसका हिस्सा हैं। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर, ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट। द फैक्ट दैट कि ए उस वक्त मौजूद था लाहौर में। अब ये चीज़ इसको साथ रिलेशनशिप करना है कि वाकई ए का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, कि जब ये 30 जून को दिन 12 बजे या रात 12 बजे ये मामला हुआ, ए वाज एट डिस्टेंस फ्राम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, कि ये मामला होता है 12 बजे पेशावर में, लेकिन ए किधर बैठा हुआ है, लाहौर बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। सो विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल। अब ये कोई मुमकिन नहीं लगता कि 12 बजे वो उधर बैठा हुआ, 12 बजे इधर इंसिडेंट होता है और इल्ज़ाम इसके साथ है। इल्ज़ाम आपने लगाया कि जी आप लाहौर थे, पेशावर में ये मसला हुआ, चलें ठीक है देख लेते, लेकिन आगे चल के देखें ये जब जिस वक्त होता है तो उस वक्त ये लाहौर में ही होता है, बहुत दूर बैठा हुआ है। दो नॉट इम्पॉसिबल, ये मुमकिन तो नहीं लगता कि वो लाहौर में बैठा है और यहाँ पे फायरिंग हो जाए। दैट ही कमिटेड इट इज़ रेलिवेंट, लेकिन ये कमिटमेंट कि जी ए को वहाँ पे फोटोग्राफ उसका कोई बना था या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ये देखा जाता है। अब कनेक्शन कोई और बनाना पड़ेगा, यानी कि ये रेलिवेंट तो नहीं लगता कि ए लाहौर में बैठा है, फायरिंग पेशावर में हुई है, तो पेशावर में कुछ उसका हाथ हो, उसने कोई बंदा परचेज़ करके उसको कुछ पैसा दे के या जो पेड बेसिस पे ये काम उससे करवाया, ये एक मामला बाद में हो सकता है, लेकिन ए ने खुद ये किया, इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्प्रोबेबल भी लग रहा है। अच्छा, फर्दर द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। सही है, बी पार्ट है कि ए ने ये जो पेशावर में इंसिडेंट हुआ ये मामला इसने किया या नहीं। द सर्कमस्टेंसेज आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाई, कि या तो क्राइम जो है ये बी सी और डी ये इधर मौजूद थे पेशावर में, इन्होंने किया है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय no one else and that it was not committed by either B, C, D, कि देखें
4 लोग हैं जो इस तरह का वेपन यूज़ करते हैं, जो यहाँ से वेपन मिला। 4 लोग पूरे पाकिस्तान में जिनके पास लाइसेंस है। ए है, बी है, सी है, डी है। बी सी डी पेशावर में है और ए जो है वो लाहौर में है। अब यहाँ पे ये क्या है कि अगर ये लाहौर, ये तीनों इकट्ठे थे और उस वक्त कहीं और थे, और ये तीनों उस वक्त इकट्ठे थे, ये भी चीज़ साबित होती है, और ये ए इनके साथ नहीं था। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो ये मामला किया है ए ने, अगर ए ने किया है तो फिर बी और सी और डी इसमें नहीं है। अगर ए ने नहीं किया तो फिर ये मामला बी सी डी जो कि इकट्ठे थे इन्होंने किया है। तो ये मामला जो है, पहले दोनों का आपस में देखें, ए बी सी डी का, ए बी सी डी के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा, लेकिन बी सी डी का आपस में लिंक है। लेकिन इररेलेवेंट मामला जो है उसको लिंक कैसे करेंगे कि देखें जी, लाइसेंस इन्हीं के पास था, ए वेपन यूज़ कर सकता है, बी सी डी यूज़ कर सकते हैं। बी सी डी का कंफर्म हो गया कि किसी और तरह से एक्टिविटी में वो थे, या वो बिल्कुल उनका आना जाना ही नहीं था जिस जगह पे ये हुआ। ए का मशकूक काम लग रहा है, तो या तो ये मामला जो है ये ए ने किया होगा। अगर ए ने किया है तो बी सी डी छूट जाते हैं, अगर ए ने नहीं किया तो बी सी डी फंस जाते हैं। तो ये मामला हो जाता है, यानी कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड ए क्राइम। तो अगर बी और सी और डी इससे छूट जाते हैं तो ए फंस जाता है। तो ये मामला एक दूसरे के साथ हो जाता है कि जब चीज़ें रेलिवेंट नहीं हैं तो रेलिवेंट हो जाती हैं बाद में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सेक्शन नंबर 25, इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। कि जी, एक बंदा है ए, उसने बी को सूट किया कि आपने एक लेटर पब्लिश किया था जिसकी वजह से मेरी डिसग्रेस हुई थी, और इसी दिन हम कह देते हैं जी 3 जुलाई को ये आपने किया था। 3 जुलाई को मैंने एक एग्रीमेंट एक कंपनी के साथ करना था, मल्टीनेशनल कंपनी में से के साथ, और उसमें मुझे $25 मिलियन की बचत होनी थी। अब जब आपने डिस्ग्रेसफुल रिमार्क्स मेरे बारे में दिए जो सच नहीं थे, मेरा ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। अब मुझे जो है ये लॉस हो गया, डैमेजेस हो गए आपके, ये एक गलत काम करने की वजह से वो सूट कर देता है $25 मिलियन का बी पे। तो अब इससे जो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, जो इस चीज़ को साबित करने के लिए कि डैमेजेस हुए 25 मिलियन का जो ये क्लेम कर रहा है ए बी पे, और बी ने जो लेटर पब्लिश किया ये वाकई झूठ था, एक लाई था जिसको उसको नुकसान पहुंचाना मकसद था। तो इसके मुतालिक जितनी चीज़ें मिलेंगी जो कोर्ट में पेश की जाएंगी, तो डैमेजेस को प्रूव करने के लिए ये शवाहिद या ये जो सबूत होंगे ये प्रूव करने की इजाज़त भी होगी और रेलिवेंट भी होंगे। इन सूट्स in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which are to be awarded is relevant। कि जिससे कोर्ट समझ सके कि वाकई जो है इसने सूट किया है इतने डैमेजेस के लिए, ये जायज़ है या नहीं, उसकी सपोर्ट में वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 26, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। राइट क्या है, किसी का हक होना, कस्टम क्या है, ट्रेडिशन जो होती है। वे द क्वेश्चन इज़ एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट, कि किसी का हक होना या कस्टम होना। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट, कि फिर इन चीज़ों को देखा जाएगा। एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कि इसका जो है हक बन गया या जो कस्टमरी तौर पर उसका एक हक बन जाता है जब ये चीज़ हुई, तो उनका ये राइट बनता था। कब बनता था, जब ये क्रिएट हुआ, क्लेम किया गया, मॉडिफाई किया गया, रिकग्नाइज किया गया, असर्टन किया गया या डिनाई किया गया, विच वाज इन कंसिस्टेंस विद द एग्जिस्टेंस। यानी कि एनी ट्रांजैक्शन कोई भी हो जिससे कोई राइट या कस्टम इन क्वेश्चन जो होता है ये क्रिएट हो जाता है या क्लेम किया जाता है, मॉडिफाई होता है, या क्या होता है कि इससे, अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए जो है वो चलता जा रहा था और मिस्टर बी से ये मिला और एग्रीमेंट हो रहा था, सही है, और इनका आपस में कोई मुआहदा हुआ कि आप यहाँ पे मेरी हेल्प करें और मैं पूरा जो आपकी फर्दर जो आपका कोई इशू है उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो बी उसको सपोर्ट करता है उसके मसले को हल करने में। और ये हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं या राइट भी है, जब इसने इसकी मदद की और इनकी आपस में कोई एग्रीमेंट था कि जी आप 2-3 दिन मेरे साथ काम करें, फर्दर जो है सी के मामले में मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके पैसे जो उधर फंसे हुए हैं या जो आप लोन
दिया था वो रिकवर नहीं हो रहा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अब यहाँ पे बी ने इसके सपोर्ट कर दी, अब ए का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद करे। तो अब अगेन इसको थोड़ा सा माइंड में रखें तो आपको समझ आते हैं। एनी ट्रांजैक्शन बाय विच अ राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद दी इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि पहले इनकंसिस्टेंट था कि ए मदद करता सी से उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन एक मामला ऐसा हुआ जिससे बी ने मदद की ए की और दोनों का एक को एग्रीमेंट हो गया कि ए उसकी मदद करेगा, जिसका ताल्लुक सी से भी है और अच्छे टर्म्स हैं। अगर ए सी से कहेगा तो उसका वो लोन वापस कर देगा। पार्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड और इन विच द एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। इसकी एक इलिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ राइट टू आ फिशरी, कि ए फिशरी के राइट रखता है या नहीं, यानी कि वो मछलियाँ जो पकड़ने में। ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स, ए मॉर्गेज ऑफ फिशरी बाय एज फादर, ए सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय ए फादर। यानी कि जो ए को एक क्लेम दिया गया था या एक डीड था, एक एग्रीमेंट था कि आप फिशरी कर सकते हैं, और इसी के पे ऊपर भी क्लेम कर रहा था। यानी कि ए के जो एंसेस्टर्स हैं, ए के आबा व अजदाद, उनके पास ये था, लाइसेंस था या डीड था, जिन्होंने मॉर्गेज किया था कि फ़िशरी एज फादर के पास था कि वो आप लोगों का ख़ानदान जो है ये फ़िशरी कर सकता है। सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फ़िशरी बाय एज फादर irreconcilable with mortgage, particular instances in which A's father exercised, कि जो A का फादर है उसने ये एक्सरसाइज किया था, the right और which the exercise of the right was stopped by A's neighbor, कि A के जो नाइबर्स हैं उन्होंने रोक दिया था। और रेलेवेंट फैक्ट कि अब A के जो नाइबर्स हैं उन्होंने इसको मना किया था, लेकिन इसके पास पहले से एक एग्रीमेंट था, डीड था। अब ये जो मामला एक उलझ जाता है या जो एक नई चीज़ वजूद में आती है, तो उसमें जो ए का डीड, बी के नेबर्स का मना करना, इनका जो तकाजा है उसमें डीड का जो रोल है इम्पॉर्टेंट है। तो इसको एक कस्टम के लिहाज से, ट्रेडिशंस के लिहाज से, राइट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट भी होगा, और इसको आप अहमियत भी देंगे और कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी करेगी और उसकी बेसिस को लेके आगे चलेगी और उसी के ऊपर डिसीजन होगा। तो ये हमारा जो एक कानून शहादत या जो बाकी ला के रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं, आप इस हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com की वेबसाइट पर। अल्लाह हाफ़िज़।